अजनबी ने कहा, ये तुम्हारे लिए अच्छा ही रहा। अगर तुम इसे उखाड़ते तो उसकी जड़ों से ऐसी चीजें निकल आती जिन्हें तुम्हारी तलवार भी नहीं रोक पाती। योद्धा की जड़ें नर्क तक गई हुई हैं। कोनन ने पूछा, लेकिन तुम कौन हो? लोग मुझे पेलियास कहते थे। कोनन चौंक कर चिल्लाया, क्या जादूगर पेलियास? सोथा लांटी का वो दुश्मन जो 10 साल पहले अचानक गायब हो गया था? पेलियास ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरी तरह गायब नहीं हुआ था। सोथा ने मुझे यहाँ इन बेड़ियों में जिंदा रखा था। उसने मुझे इस शैतानी पौधे के साथ यहाँ कैद कर दिया, जिसके बीज अंतरिक्ष के किसी अंधेरे कोने से आए थे। ये पौधा दिन रात मेरी आत्मा और मेरी यादों को चूसता रहा। इसने मेरे दिमाग को खाली कर दिया था। 10 साल, सोचकर भी डर लगता है। कोनन चुपचाप खड़ा रहा। उसके एक हाथ में बुझती हुई मशाल थी और दूसरे में भारी तलवार। उसे लगा कि शायद ये आदमी पागल हो गया है, लेकिन उस अजनबी की शांत और गहरी आंखों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। पेलियास ने कहा, बताओ, क्या वो दुष्ट जादूगर सोथा अभी खोरशेमिश शहर में है? खैर, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मेरी जादुई शक्तियां वापस आ रही हैं। मैं तुम्हारे दिमाग में चल रही उथल पुथल को महसूस कर सकता हूँ। एक भयानक युद्ध और धोखे से बंदी बनाए गए एक राजा की कहानी। मैं देख पा रहा हूँ कि सोथा अपने साथी राजाओं के साथ तेजी से टाइबोर की तरफ बढ़ रहा है। ये तो अच्छा ही है, क्योंकि अभी मैं इतना कमजोर हूँ कि उसका सामना नहीं कर सकता। मुझे अपनी शक्तियां दोबारा हासिल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। चलो पहले इन काल कोठरियों से बाहर निकले। कोनन ने मायूसी से अपनी चाबियां हिलाई और कहा, बाहर जाने वाले दरवाजे पर एक ऐसी कुंडी लगी है जिसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है। क्या यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है? पेलियास हंसते हुए बोला, एक रास्ता और है दोस्त, लेकिन हम दोनों ही वहां जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऊपर जाने के बजाय नीचे गहराई में जाता है। लेकिन फिक्र मत करो, चलो देखते हैं कि उस लोहे के दरवाजे का क्या करना है। पेलियास लड़खड़ाते हुए गलियारी की तरफ चलने लगा, मानो उसके शरीर ने लंबे वक्त से हिलना डुलना छोड़ दिया हो। लेकिन धीरे धीरे उसकी चाल स्थिर हो गई। उसके पीछे चलते हुए कोनन ने सावधानी बरतते हुए कहा, इस सुरंग में एक बहुत बड़ा और शापित सांप घूम रहा है। हमें बहुत संभल कर चलना होगा, कहीं हम सीधे उसके मुंह में ना जा गिरे। पेलियास ने उदास होकर जवाब दिया, मैं उसे पुराने वक्त से जानता हूं दोस्त। मुझे वो पल भी याद है जब मुझे अपने 10 शिष्यों को उस सांप के सामने फेंके जाते हुए देखना पड़ा था। वो सथा है, एक बहुत पुराना सांप और सोथा का सबसे प्यारा साथी। कोनन ने पूछा, क्या सोथा ने इन गड्ढों और काल कोठरियों को सिर्फ अपने राक्षसों को पालने के लिए बनवाया था? पेलियास ने बताया, ये गड्ढे उसने नहीं बनवाए थे। 3000 साल पहले जब इस शहर की नींव रखी गई थी, तब इस पहाड़ी पे एक बहुत पुराने शहर के अवशेष थे। उस वक्त के राजा खोसस पांचवें ने इस पहाड़ी पे अपना महल बनवाया था। जब महल के नीचे तहखाने खोदे जा रहे थे, तब उन्हें एक बंद दरवाजा मिला। उसे तोड़कर खोलने पे उन्हें ये गड्ढे मिले, जो आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। लेकिन उस वक्त उनके मंत्री की यहाँ इतनी भयानक मौत हुई कि राजा डर गया और उसने इस दरवाजे को दोबारा बंद करवा दिया। कहा जाता है कि वो मंत्री एक कुएं में गिर गया था। राजा ने उन तहखानों को मिट्टी से भरवा दिया और महल छोड़ दिया। वो तब और डर गया जब एक सुबह उसने अपने महल के कीमती फर्श पर अजीब सी काली फफूंद देखी और वहां से भाग गया। राजा खोसस अपने पूरे दरबार के साथ राज्य के दूसरे हिस्से में चले गए और एक नया शहर बसाया। पहाड़ी पर बना वो पुराना महल वीरान होकर खंडर बन गया। वर्षों बाद जब राजा कुथो ने खोरशेमिश को फिर से बसाया, तो उसने वहां एक किला बनवाया। बाद में सोथा लांती ने उस लाल किले को दोबारा बनवाया और इन जमीनी गड्ढों का रास्ता फिर से खोल दिया। जिस तरह का अंत राजा खोसस के मंत्री का हुआ था, सोथा उससे बच गया। वो कुएं में गिरा नहीं, बल्कि खुद उसमें उतरा, और जब बाहर आया तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आज तक नहीं गई। पेलियास ने आगे कहा, मैंने उस कुएं को देखा है, लेकिन मैं उसका रहस्य नहीं जानना चाहता। मैं एक जादूगर हूँ और आम इंसानों से कहीं ज्यादा बूढ़ा हूँ, पर फिर भी मैं एक इंसान हूँ। लेकिन सोथा के बारे में लोग कहते हैं कि वो एक इंसान और राक्षस की औलाद है। तभी कोनन अचानक चीख पड़ा और पेलियास को पीछे धकेलते हुए खुद भी पीछे हट गया। उनके ठीक सामने वो विशाल सफेद सांप था खड़ा था, जिसकी आंखों में नफरत भरी थी। कोनन ने अपनी तलवार कस ली और अपनी जलती हुई मशाल सांप के मुंह पे मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सांप कोनन को नहीं देख रहा था। वो कोनन के कंधे के ऊपर से पीछे खड़े पेलियास को घूर रहा था, जो हाथ बांधे मुस्कुरा रहे थे। देखते ही देखते उस विशाल सांप की आंखों से नफरत गायब हो गई और वहां खौफ छा गया। कोनन ने पहली बार किसी सांप की आंखों में इतना डर देखा था। किसी तेज आंधी की तरह मुड़ते हुए वो विशाल सांप पलक झपकते ही वहां से भाग गया। इसने ऐसा क्या देख लिया जिससे ये डर के भाग गया? कोनन ने अपने साथी की ओर शक और बेचैनी से देखते हुए पूछा। पेलियास ने रहस्यमयी लहजे में जवाब दिया,
पाप में डूबे हुए जीव वो देख सकते हैं जो साधारण इंसान की आंखों को नजर नहीं आता। तुम्हें मेरा यह इंसानी शरीर दिख रहा है, लेकिन उस सांप ने मेरी नग्न आत्मा देख ली। ये सुनकर कोनान की रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन दौड़ गई। वो सोचने लगा कि क्या पेलियस वाकई एक इंसान है या फिर इंसान का मुखौटा पहने कोई शैतान। कोनन के मन में ये भी ख्याल आया कि क्या अभी इसी वक्त पेलियास की पीठ में तलवार घोंप देना सही होगा। लेकिन जब वो ये सोच ही रहा था, वे उस लोहे के जालीनुमा दरवाजे के पास पहुंच गए। वहां दूर जलती मशालों की हल्की रोशनी में शुकेली की खून से लथपथ लाश अभी भी सलाखों से टिकी हुई थी। पेलियस अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी बड़ी डरावनी थी। उसने कहा, कसम है ईश्वर की, देखो हमारा पहरेदार कौन है। ये तो महान शुकेली है, वही शुकेली जिसने मेरे साथियों को उल्टा लटकाकर जिंदा उनकी खाल उतरवा दी और खड़ा हंसता रहा था। क्या तुम सो रहे हो शुकेली? तुम इतने अकड़ कर क्यों लेटे हो? और तुम्हारा ये मोटा पेट किसी कटे हुए सुअर की तरह अंदर क्यों धंस गया है? पेलियास की ऐसी अजीब बातें सुनकर कोनन को घबराहट होने लगी। वो बुदबुदाया, वो मर चुका है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। पेलियास हंसते हुए बोला, वो हमारे लिए दरवाजा जरूर खोलेगा। पेलियास ने जोर से ताली बजाई और चिल्लाया, उठो शुकेली, नर्क से बाहर आओ, इस खून से सनी जमीन से उठो और अपने स्वामियों के लिए दरवाजा खोलो। मैं कहता हूं उठो। पूरी कालकोठरी में एक भयानक कराह गूंज उठी। कोनन के रोंगटे खड़े हो गए और वो पसीने से तरबतर हो गया। शुकेली की लाश हिलने लगी और उसके हाथ दीवारों को टटोलने लगे। पेलियास की हंसी पत्थर की कुल्हाड़ी की तरह बेरहम थी। वो मोटा हिजड़ा लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया और सलाखों को पकड़ लिया। कोनन उसे देख के सुन रह गया। डर के मारे उसका खून जम गया। शुकेली की आंखें बेजान थीं और उसके पेट के बड़े घाव से उसकी आंतें बाहर निकलकर फर्श पर लटक रही थीं। वो मुर्दा इंसान किसी बेजान मशीन की तरह कुंडी खोलने लगा। पहले तो कोनन को लगा कि शायद वो चमत्कार से जिंदा बच गया है, लेकिन वो जानता था कि ये आदमी घंटों पहले मर चुका था। जैसे ही जाली खुली, पेलियास धीरे से अंदर चला गया और कोनन भी घबराते हुए उसके पीछे हो लिया। उसका शरीर डर से कांप रहा था और वो उस डरावनी लाश के पास से गुजरने में हिचक रहा था। पेलियास बिना मुड़े आगे बढ़ता गया, जबकि कोनन किसी बुरे सपने जैसी घबराहट में उसके पीछे चलता रहा। अभी वे कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि पीछे से एक जोरदार आवाज आई। शुकेली का शव वापस बेजान होकर फर्श पे गिर पड़ा था। उसका काम खत्म हुआ, अब नर्क फिर से उसका इंतजार कर रहा है, पेलियस ने बड़े आराम से कहा। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि कोनन का विशाल शरीर डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। पेलियस लंबी सीढ़ियों पर आगे आगे चढ़ने लगा और सबसे ऊपर बने पीतल के दरवाजे से भीतर चला गया। कोनन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली थी। उसे लगा कि सैनिकों या गुलामों की भीड़ उन पर टूट पड़ेगी, लेकिन पूरे किले में सन्नाटा था। वे खुशबूदार धुएं से भरे गलियारों से गुजरे, पर उन्हें कोई नहीं मिला। पेलियास ने बताया, सैनिक और गुलाम किले के दूसरे हिस्से में हैं। आज रात उनका मालिक यहाँ नहीं है, इसीलिए वे जरूर शराब या नशे में धुत होकर सो रहे होंगे। कोनन ने एक सुनहरे खिड़की से बाहर देखा। तारों से भरे नीले आसमान को देख के वो हैरान रह गया। उसे सूरज निकलने के कुछ देर बाद ही कालकोठरी में फेंका गया था और अब आधी रात हो चुकी थी। उसे अंदाजा ही नहीं लगा कि वो इतनी देर तक जमीन के नीचे था। अब उसे जबरदस्त भूख और प्यास महसूस होने लगी। पेलियास उसे एक बेहद आलीशान कमरे में ले गया, जहां फर्श चांदी का और दीवारें कीमती पत्थरों की बनी थी। एक लंबी सांस लेकर पेलियास रेशमी सोफे पे बैठ गया। उसने कहा, ओहो, फिर से वही रेशम और आराम। तो सोता दिखावा करता है कि उसे इन सुखों से मतलब नहीं, लेकिन वो तो आधा शैतान है। मैं जादूगर जरूर हूं, पर हूं तो इंसान ही। मुझे आराम और ऐशो आराम पसंद है, और इसी चक्कर में सोता ने मुझे फंसाया था। उसने मुझे शराब के नशे में बेबस कर दिया था। शराब वाकई एक मुसीबत है, लेकिन देखो, बात करते करते मेरा मन फिर से डोल गया। दोस्त, जरा मेरे लिए एक प्याला तो भर दो। अरे रुको, मैं भूल गया था कि तुम राजा हो, मैं खुद भर लेता हूँ। भाड़ में जाए ये सब, कोनन गुर्राया और खुद प्याला भरकर पेलियास को थमा दिया। फिर उसने अपना प्याला भरा और एक लंबी घूंट भरकर चैन की सांस ली। कोनन ने अपने हाथ से मुंह पोंछते हुए कहा, उस शैतान सोता के पास शराब तो बहुत उम्दा है, लेकिन पेलियास, क्या हम यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक उसके सैनिक जागकर हमारा गला न काट दें? पेलियास ने शांति से जवाब दिया, डरने की कोई बात नहीं है। क्या तुम देखना चाहोगे कि किस्मत राजा स्ट्रेबोनस के साथ क्या खेल खेल रही है? कोनन की आंखों में गुस्से की चमक थी और उसने अपनी तलवार की मूठ इतनी जोर से पकड़ी कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई। वो दहाड़ा, काश मैं इस वक्त उसके सामने होता और मेरी तलवार उसकी गर्दन पे होती। पेलियास ने मजे से एक बड़ा और चमकता हुआ कांच का गोला उठाया।
उसने कहा, ये तो सोथा का जादुई क्रिस्टल है। वैसे तो ये एक खिलौना मात्र है, लेकिन जब समय कम हो तो बहुत काम आता है। महाराज, इसमें देखिए। उसने वो गोला कोनन के सामने रख दिया। कोनन ने देखा कि उस गोले के भीतर धुंध और बादल छाए हुए थे, जो धीरे धीरे साफ होने लगे। उसे एक जाना पहचाना नजारा दिखाई दिया। दूर तक फैले हुए मैदान, एक बड़ी घूमती हुई नदी और उसके आगे पहाड़ियां। नदी के किनारे एक दीवार वाला शहर बसा था, जिसके चारों ओर सुरक्षा के लिए पानी से भरी गई खाई थी। कोनन चिल्ला उठा, कसम है क्रोम की, ये तो शमर शहर है और दुश्मन की सेना के वे कुत्ते इसे घेर रहे हैं। आक्रमणकारी नदी को पार कर चुके थे। शहर और पहाड़ियों के बीच के छोटे से मैदान में उनके तंबू लगे हुए थे। चांदनी रात में उनके कवच चमक रहे थे और वे शहर की दीवारों को घेरे हुए थे। ऊपर मीनारों से उन पर तीर और पत्थर बरस रहे थे, जिससे वह बार बार पीछे हटते और फिर हमला करते। जैसे ही कोनन ने गुस्से में उन्हें कोसा, जादुई गोले का नजारा बदल गया। अब उसे अपनी राजधानी तामार दिखाई दी, जहां हर तरफ अफरा तफरी मची थी। उसने देखा कि उसके सबसे वफादार योद्धा शहर छोड़कर जा रहे थे और भीड़ उन पर चिल्ला रही थी। शहर में लूटपाट और दंगे हो रहे थे और गद्दार राजकुमार अर्पेलो के सैनिक हर जगह तैनात थे। अर्पेलो का चेहरा जीत की खुशी से चमक रहा था। धीरे धीरे ये तस्वीरें धुंधली हो गई। कोनन गुस्से में दहाड़ा, तो मेरे पीठ फिरते ही मेरी प्रजा मेरे खिलाफ हो गई। पेलियास ने उसे शांत करते हुए कहा, पूरी तरह नहीं। उन्हें खबर मिली है कि आप मर चुके हैं। उन्हें लगा कि अब उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा, इसीलिए डर के मारे वे सबसे ताकतवर राजकुमार की शरण में चले गए हैं। वे अर्पेलो के साथ हो गए क्योंकि वो इस वक्त सबसे शक्तिशाली है। कोनन ने दांत पीसते हुए कहा, जब मैं वापस एक्विलोनिया पहुंचूंगा तो उस गद्दार अर्पेलो की बिना सिर की लाश मैदान में सड़ रही होगी। पेलियास ने उसे याद दिलाया, लेकिन राजधानी पहुंचने से पहले आपको स्ट्रैबोनस का सामना करना होगा। उसकी सेना इस वक्त आपके राज्य को बर्बाद कर रही है। सच है। कोनन पिंजरे में बंद शेर की तरह कमरे में चक्कर लगाने लगा। अगर मैं सबसे तेज घोड़ा भी लूं तो दोपहर से पहले शमर शहर नहीं पहुंच सकता, और वहां पहुंचकर भी मैं क्या करूंगा? जब शहर गिरेगा, जो कि कुछ ही दिनों की बात है, तो मैं भी बस उनके साथ मारा जाऊंगा। शमर से राजधानी तामार तक पहुंचने में 5 दिन लग जाएंगे, चाहे रास्ते में घोड़े थककर मर ही क्यों ना जाएं। इससे पहले कि मैं सेना इकट्ठी करूं, स्ट्रैबोनस मेरी राजधानी के दरवाजे पे होगा। कोनन ने झल्लाहट में आगे कहा, सेना जुटाना नामुमकिन होगा। मेरी मौत की खबर सुनकर सारे जागीरदार अपने अपने किलों में छिप जाएंगे, और चूंकि लोगों ने मेरे वफादार प्रोसेरो को भी भगा दिया है, तो अब गद्दार अर्पेलो को ताज और खजाना छीनने से रोकने वाला कोई नहीं है। वो राजा बनने के लालच में पूरा देश स्ट्रैबोनस को सौंप देगा। हे भगवान, काश मेरे पास पंख होते, ताकि मैं बिजली की तेजी से उड़कर तामार पहुंच सकता। पेलियस, जो मेज पर अपनी उंगलियां चला रहा था, अचानक रुक गया। उसने कुछ तय किया और उठकर कोनन को अपने पीछे आने का इशारा किया। कोनन अपने यही विचारों में खोया हुआ उसके पीछे चल दिया। पेलियस उसे किले के सबसे ऊंचे टावर की छत पे ले गया। ऊपर आसमान तारों से भरा था और ठंडी हवा तेज चल रही थी, जिससे कोनन के बाल उड़ रहे थे। नीचे खोरशेमिश शहर की रोशनियां इतनी छोटी लग रही थी मानो वे जमीन पर नहीं बल्कि पाताल में हो। उस ऊंचाई पर पेलियास बहुत शांत और महान लग रहा था, जैसे उसका तारों के साथ कोई पुराना रिश्ता हो। पेलियास ने कोनन से कहा, इस दुनिया में ऐसे जीव भी हैं जो न सिर्फ जमीन और समुद्र में रहते हैं, बल्कि आसमान की ऊंचाइयों और उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जिन्हें इंसान देख नहीं सकते। लेकिन जिसके पास सही ज्ञान और जादुई शब्द हैं, उसके लिए वे जीव ना तो खतरनाक हैं और ना ही दूर। बस देखते रहो और डरना मत। पेलियास ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और एक लंबी और अजीब आवाज लगाई। वो आवाज अंतरिक्ष की गहराइयों में गूंजती चली गई, मानो कभी खत्म ही नहीं हो। उसके बाद छाए सन्नाटे में कोनन को अचानक पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। वह तब चौंक गया जब उसने एक विशाल चमगादड़ जैसे जीव को अपने पास उतरते देखा। तारों की रोशनी में उसने देखा कि उस जीव की आंखें बहुत शांत थी और उसके पंख करीब 40 फुट चौड़े थे। कोनन समझ गया कि ये ना तो कोई पक्षी था और ना ही चमगादड़। पेलियास ने कहा, इस पे सवार हो जाओ, ये तुम्हें सुबह होने से पहले तुम्हारी राजधानी तामार पहुंचा देगा। कोनन बुदबुदाया, कसम है क्रोम की, क्या ये सब कोई बुरा सपना है? क्या मैं थोड़ी देर में अपने महल में जागूंगा? और तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हें यहाँ दुश्मनों के बीच अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। पेलियस ने जवाब दिया, मेरी फिक्र मत करो। सुबह होते ही खोरशेमिश के लोगों को पता चल जाएगा कि उन्हें एक नया मालिक मिल गया है। जो मदद भगवान ने भेजी है उस पर शक मत करो। मैं तुमसे शमर के मैदानों में मिलूंगा। कोनन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। फिर भी वो उस जीव की पीठ पे चढ़ गया और उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया
पंखों की भारी गड़गड़ाहट के साथ वो जीव हवा में उड़ गया। जब कोनन ने नीचे शहर की रोशनी को गायब होते देखा तो उसे चक्कर आने लगा। अध्याय 4। जो तलवार राजा की जान लेती है वही पूरे साम्राज्य को टुकड़ों में बांट देती है। एक्विलोनिया की एक पुरानी कहावत। तामार शहर की गलियों में गुस्सा और डर फैला हुआ था। लोग चिल्ला रहे थे और हाथों में भाले लिए इधर उधर भाग रहे थे। ये शामों की लड़ाई के दूसरे दिन की सुबह होने से ठीक पहले का वक्त था। सब कुछ इतनी तेजी से बदला कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ सोथा लांती ही जानता था कि राजा कोनन की मौत की खबर इतनी जल्दी शहर तक कैसे पहुंची। पूरी राजधानी में भगदड़ मच गई। बड़े बड़े जागीरदार शहर छोड़कर भागने लगे ताकि वे अपने किलों को बचा सकें। कोनन ने जिस मजबूत राज्य को खड़ा किया था वो अब बिखरता हुआ लग रहा था। आम जनता और व्यापारी डरे हुए थे कि फिर से पुराने दौर की गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। वे एक ऐसे राजा की तलाश में थे जो उन्हें बाहर के दुश्मनों और अंदर के बेईमान अमीरों से बचा सके। राजा कोनन ने शहर की जिम्मेदारी काउंट ट्रोसेरो को सौंपी थी। ट्रोसेरो ने लोगों को समझाने और शांत करने की कोशिश की, लेकिन डरे हुए लोगों को पुरानी बातें याद आने लगी। उन्हें याद आया कि कैसे 15 साल पहले इसी ट्रोसेरो ने शहर को घेरा था। सड़कों पर यह अफवाह फैल गई कि ट्रोसेरो ने राजा को धोखा दिया है और अब वो शहर को लूटना चाहता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर कुछ लालची सैनिकों ने शहर में लूटपाट शुरू कर दी। वे व्यापारियों और महिलाओं को परेशान करने लगे और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ट्रोसेरो ने लूटपाट करने वालों पे हमला बोल दिया और उनके शवों से सड़कें भर दी। उसने लुटेरों को उनके इलाकों में वापस खदेड़ दिया और उनके सरगनाओं को कैद कर लिया। लेकिन फिर भी लोग डरे हुए थे और इधर उधर भागते हुए चिल्ला रहे थे कि काउंट ने यह सब अपने फायदे के लिए करवाया है। इसी बीच राजकुमार अर्पेलो शहर की परिषद के सामने पहुंचा। उसने ऐलान किया कि चूंकि कोनन का कोई बेटा नहीं है, इसलिए जब तक नया राजा नहीं चुना जाता वो शासन संभालने के लिए तैयार है। जब परिषद इस पर चर्चा कर रही थी, अर्पेलो के जासूस चुपके से जनता के बीच घुस गए और उन्हें अर्पेलो के पक्ष में भड़काने लगे। परिषद ने महल की खिड़कियों के बाहर सुना कि भीड़ दहाड़ रही थी और अर्पेलो को अपना रक्षक बता रही थी। आखिर में परिषद को हार माननी पड़ी और उन्होंने अर्पेलो की बात स्वीकार कर ली। ट्रोसेरो ने शुरुआत में सत्ता छोड़ने से मना कर दिया, लेकिन जनता उसके खिलाफ हो गई। लोग उसे गालियां देने लगे और उसके सैनिकों पर पत्थर और गंदगी फेंकने लगे। ट्रोसेरो ने देखा कि अर्पेलो के समर्थकों और इस पागल भीड़ से शहर की सड़कों पर लड़ना बेकार है। गुस्से में उसने सत्ता संभालने का प्रतीक एक छड़ी अर्पेलो के मुंह पे दे मारी। अपने आखिरी सरकारी काम के तौर पर उसने बाजार के चौराहे पर लुटेरे सैनिकों के नेताओं को फांसी पे लटका दिया और अपने 1500 वफादार सैनिकों के साथ शहर के दक्षिणी दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे ही ट्रोसेरो गया, शहर के दरवाजे बंद कर दिए। अब अर्पेलो के चेहरे से शराफत का नकाब उतर चुका था और एक भूखे भेड़िए जैसा उसका असली और क्रूर चेहरा सबके सामने आ गया। शहर में अब अर्पेलो का बोलबाला था। लुटेरे सैनिक या तो मारे जा चुके थे या डरकर छिप गए थे, इसलिए तामार में अब सिर्फ अर्पेलो के ही वफादार सैनिक बचे थे। बीच चौराहे पर अपने घोड़े पे सवार होकर अर्पेलो ने शोर मचाती भीड़ के सामने खुद को एक्विलोनिया का नया राजा घोषित कर दिया। चांसलर पब्लियस ने इस कदम का विरोध किया तो अर्पेलो ने उसे फौरन जेल में डाल दिया। जो व्यापारी शुरू में राजा की घोषणा से खुश थे, उन्हें तब गहरा झटका लगा जब अर्पेलो ने राजा बनते ही उन पे भारी टैक्स लगा दिया। जब 6 अमीर व्यापारी इस टैक्स का विरोध करने पहुंचे तो अर्पेलो ने बिना कोई बात सुने सबके सिर कटवा दिए। इस हत्या के बाद पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। व्यापारी अब बुरी तरह डर गए और अपनी जान बचाने के लिए अर्पेलो के तलवे चाटने लगे। आम जनता को व्यापारियों की बर्बादी से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जल्द ही उन्हें भी हकीकत समझ में आ गई। अर्पेलो के सैनिक किसी डाकू से कम नहीं थे। वे सरेआम लूटपाट, हत्या और बलात्कार करने लगे। लोग शिकायतें लेकर अर्पेलो के पास पहुंचे, लेकिन वो तो खुद मजे में डूबा था। उसने शाही महल पर कब्जा करने की कोशिश की, पर राजा के पुराने वफादारों ने उसे भीतर नहीं घुसने दिया। इसके बदले अर्पेलो ने राजा के मनोरंजन महल पे कब्जा कर लिया और कोनन की दासियों को घसीटकर अपने पास ले गया। महल की उन बेकसूर सुंदरियों को जो क्रूरता से अनजान थीं, लोहे के कवच पहने सैनिकों के हाथों तड़पते और रोते देखकर लोगों के बीच गुस्सा और दुख बढ़ने लगा। वे लड़कियां जो अलग अलग राज्यों से आई थी, अब खौफ के साए में जीने को मजबूर थी। हैरानी और डर से भरे इस शहर पे रात का अंधेरा छा गया। आधी रात होने से पहले ही गलियों में एक रहस्यमयी खबर फैल गई कि कोत की सेना ने जीत के बाद अब शमर शहर की दीवारों पे हमला कर दिया है। ये खबर तो सोथा के जासूसों ने फैलाई थी। लोग डर के मारे कांपने लगे और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये खबर इतनी जल्दी उन तक कैसे पहुंची। लोग अर्पेलो के महल के बाहर जमा हो गए और चिल्लाने लगे कि वो अपनी सेना लेकर दक्षिण की तरफ जाए और दुश्मन को खदेड़ दे। अर्पेलो चाहता तो चालाकी से कह सकता था कि उसके पास अभी पर्याप्त सैनिक नहीं है, लेकिन वो सत्ता के नशे में इतना अंधा था कि उसने लोगों की मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाया।
तभी एथेमिडेस नाम का एक नौजवान छात्र बाजार में एक ऊंची जगह पे चढ़ गया। उसने लोगों के सामने अर्पेलो की पोल खोल दी और कहा कि वो दुश्मन राजा स्ट्रेबोनस का गुलाम है। उसने डरावने शब्दों में बताया कि अगर अर्पेलो राजा रहा तो पूरा देश दुश्मनों का गुलाम बन जाएगा। उसकी बातें सुनकर भीड़ गुस्से से पागल हो गई। अर्पेलो ने उस छात्र को गिरफ्तार करने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन लोगों ने उसे बचा लिया और सैनिकों पर पत्थर फेंकने लगे। जवाब में सैनिकों ने तीरों की बौछार कर दी और घोड़ों से लोगों को कुचल दिया, जिससे पूरा बाजार लाशों से भर गया। लेकिन इस बीच लोगों ने चुपके से एथेमिडस को शहर से बाहर निकाल दिया ताकि वो काउंट ट्रोसेरो से मिल सके और उससे तामार को बचाने और शेमर की मदद करने की विनती कर सके। एथेमाइडस जब ट्रोसेरो के पास पहुंचा तो उसने देखा कि काउंट अपना शिविर हटाकर दक्षिण पश्चिम में अपने राज्य पोइटेन की ओर निकलने की तैयारी कर रहा था। युवक की मदद की पुकार सुनकर ट्रोसेरो ने जवाब दिया, मेरे पास इतनी सेना नहीं है कि मैं तामार पे हमला कर सकूं या स्ट्रेबोनस का सामना कर सकूं। अगर मैं कोत की सेना से लड़ने गया तो पीछे से लालची जागीरदार मेरे ही इलाके पोइटन को लूट लेंगे। राजा मर चुका है, अब हर किसी को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। मैं पोइटन जा रहा हूं ताकि अर्पेलो और उसके विदेशी साथियों से अपने घर को बचा सकूं। उधर शहर में भीड़ का गुस्सा और पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। शाही महल के पास बनी ऊंची मीनार के नीचे लोग जमा होकर अर्पेलो को कोस रहे थे। अर्पेलो मीनार की छत पे खड़ा होकर उनका मजाक उड़ा रहा था। उसके तीरंदाज दीवारों पे तैयार खड़े थे, उनके तीर खिंचे हुए थे और उंगलियां कमान पे थी, बस एक इशारे पे मौत बरसाने को तैयार। राजकुमार अर्पेलो मध्यम कद का और चौड़े शरीर वाला इंसान था। उसका चेहरा गंभीर था और वह जितना बड़ा साजिश रचने वाला था उतना ही कुशल योद्धा भी था। उसने रेशमी कपड़े पहने थे जिसके नीचे लोहे का कवच चमक रहा था। उसके बाल सुगंधित और सजे हुए थे, लेकिन उसकी कमर पे लटकी भारी तलवार की घिसी हुई मूठ इस बात का सबूत थी कि उसने कई लड़ाइयां लड़ी थी। मूर्खों, जितना चाहो चिल्लाओ, कॉनन मर चुका है और अब अर्पेलो ही राजा है। अर्पेलो को किसी का डर नहीं था। उसे पता था कि भले ही पूरा देश उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन उसके पास इतने सैनिक हैं कि वो स्ट्रेबोनस के आने तक शहर की रक्षा कर सकता है। वैसे भी एक्विलोनिया के बड़े बड़े जागीरदार आपस में ही लड़ रहे थे और एक दूसरे का खजाना लूटने की फिराक में थे। अर्पेलो को बस इस बेबस भीड़ को काबू में रखना था। उसे यकीन था कि जब दुश्मन राजा स्ट्रेबोनस अपनी सेना लेकर आएगा तो वो इन छोटे मोटे जागीरदारों को गाजर मूली की तरह काट देगा। तब तक अर्पेलो को बस इस आलीशान राजधानी पे कब्जा बनाए रखना था। वो फिर चिल्लाया, मूर्खों, याद रखो, अर्पेलो ही राजा है। तभी पूरब की तरफ मीनारों के पीछे से सूरज निकलने लगा। सुबह की पहली लाल किरण के साथ आसमान में एक काला धब्बा दिखाई दिया। पहले वो चमगादड़ जैसा लगा, फिर चील जैसा। शहर के लोग उसे देख के दंग रह गए और चीखने लगे। तामार की दीवारों के ऊपर से एक ऐसी विशाल और डरावनी चीज गुजरी जिसके बारे में लोगों ने सिर्फ पुरानी कहानियों में सुना था। उस जीव के विशाल पंखों के बीच एक इंसान बैठा था जो बिजली की तरह मीनार की छत पे उतरा। पंखों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ वो रहस्यमयी जीव गायब हो गया। लोग अपनी आंखें मलने लगे कि कहीं वे सपना तो नहीं देख रहे, लेकिन वहां मीनार की छत पे एक खूंखार और ताकतवर योद्धा खड़ा था, आधा नंगा, खून से लथपथ और हाथ में एक विशाल तलवार लहराता हुआ। उसे देखते ही नीचे खड़ी भीड़ से एक ऐसी दहाड़ उठी कि मीनारें हिल गई। राजा, ये हमारा राजा है। अर्पेलो बिल्कुल सुन खड़ा रह गया। फिर अचानक चीखते हुए उसने तलवार निकाली और कॉनन पे हमला कर दिया। कॉनन ने शेर जैसी दहाड़ लगाई और हवा में लहराती अर्पेलो की तलवार को रोका। इसके बाद उसने अपनी तलवार नीचे गिरा दी और अर्पेलो को कमर और गर्दन से पकड़कर अपने सिर के ऊपर उठा लिया। अपनी सारी साजिशें अपने साथ नर्क में ले जाओ। कॉनन दहाड़ा और पेलिया के राजकुमार को नमक की बोरी की तरह मीनार से नीचे फेंक दिया। अर्पेलो का शरीर 150 फीट नीचे खाली आसमान से होता हुआ जमीन पर गिरा। जैसे ही वो नीचे गिरा, लोग डर के मारे पीछे हट गए। संगमरमर के फर्श पर गिरते ही उसका शरीर चकनाचूर हो गया, खून फैल गया और वो अपने टूटे हुए कवच के बीच एक कुचले हुए कीड़े की तरह पड़ा रहा। ये देखकर मीनार पर खड़े तीरंदाजों की हिम्मत जवाब दे गई और वे जान बचाकर भागे। महल में कैद काउंसिल के सदस्य पार्षद बाहर निकल आए और भागते हुए सैनिकों पर टूट पड़े। अर्पेलो के सैनिक गलियों में छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उन्हें पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। सड़कों पे भयानक युद्ध शुरू हो गया। हर तरफ तलवारें चल रही थी और भालों की मार हो रही थी। चारों तरफ से बस एक ही शोर सुनाई दे रहा था, भीड़ की जय जयकार और मरते हुए दुश्मनों की चीखें। इन सब के बीच सबसे ऊंची दीवार पे राजा कोनन खड़ा था, आधा नंगा और ताकतवर। वो अपनी मजबूत भुजाएं हवा में लहरा रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। उसकी वो भयानक हंसी भीड़ का, राजकुमारों का और खुद राजा के पद का मजाक उड़ा रही थी।
अध्याय 5। एक लंबा और मजबूत धनुष उठाओ और तीरों से आसमान में अंधेरा कर दो। प्रत्यंचा को कमान पर चढ़ाओ, तीर को कान तक खींचो और कोथ के राजा को अपना निशाना बनाओ। बोस्नियन तीरंदाजों का एक पुराना गीत। दोपहर के वक्त सूरज की किरणें टाइबोर नदी के शांत पानी पर चमक रही थीं और शमर शहर के दक्षिणी किलों को रोशन कर रही थी। शहर की रक्षा करने वाले थके हारे सैनिकों को लग रहा था कि शायद वे अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। मैदान में दुश्मनों के तंबू दूर दूर तक फैले हुए थे। शमर के लोग संख्या में कम होने के कारण नदी पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। दुश्मनों ने जंजीरों से बंधी नावों की मदद से एक अस्थायी पुल बना लिया था और अपनी सेना को ज़मीन पर उतार दिया था। राजा स्ट्रेबोनस इतना चालाक था कि उसने शमर जैसे मजबूत शहर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का जोखिम नहीं लिया। उसने अपने घुड़सवार सैनिकों को देश के भीतरी इलाकों में तबाही मचाने के लिए भेज दिया था और शहर की दीवारों को तोड़ने वाली मशीनें मैदान में तैनात कर दी थी। उसने नावों के एक बड़े बेड़े को नदी के बीचों बीच खड़ा कर दिया था। हालांकि शहर की मीनारों से फेंके गए बड़े पत्थरों ने कुछ नावों को डुबो दिया था, लेकिन बाकी नावें अपनी जगह डटी रहीं। उन नावों की छतों और मस्तूलों पर दुनिया के बेहतरीन तीरंदाज शेमाइट्स तैनात थे। ये लोग बचपन से ही धनुष चलाने में माहिर थे और एक्विलोनिया के आम तीरंदाज उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वे नदी की तरफ वाली मीनारों पर लगातार तीरों की बारिश कर रहे थे। ज़मीनी रास्ते से शहर के रक्षकों पर भारी पत्थरों और पेड़ों के तनों की बारिश की जा रही थी। घरों की छतें टूट रही थीं और लोग कीड़े मकोड़ों की तरह कुचले जा रहे थे। भारी भरकम मशीनों से दीवारों पर लगातार प्रहार किए जा रहे थे। दुश्मन के मजदूर चचुंदरों की तरह ज़मीन के नीचे सुरंगें खोद रहे थे ताकि मीनारों की नींव कमज़ोर की जा सके। शहर की सुरक्षा के लिए बनी पानी की खाई को पत्थरों, मिट्टी और मरे हुए घोड़ों और सैनिकों की लाशों से भरकर पाट दिया गया था। लोहे के कवच पहने दुश्मन सैनिक झुंड बनाकर फाटकों पर टूट पड़े थे और सीढ़ियां लगाकर दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शहर में अब बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। वहां केवल 1500 सैनिक थे जो 40,000 दुश्मन योद्धाओं का मुकाबला कर रहे थे। अपने राज्य से उन्हें कोई मदद या खबर नहीं मिली थी। हमलावर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि राजा कोनन मर चुका है। केवल मजबूत दीवारों और सैनिकों की हिम्मत ने ही उन्हें अब तक बचाए रखा था, लेकिन ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। पश्चिमी दीवार पूरी तरह मलबे का ढेर बन चुकी थी, जहां रक्षक दुश्मन से सीधी लड़ाई में कमज़ोर पड़ रहे थे। सुरंगों की वजह से दूसरी दीवारें भी धंस रही थी और मीनारें किसी भी पल गिरने को तैयार थीं। अब हमलावर अंतिम हमले के लिए तैयार हो रहे थे। युद्ध के नगाड़े और तोपों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लोहे के कवच पहने हज़ारों सैनिक मैदान में तैनात हो गए। लकड़ी और खाल से ढके बड़े बड़े हमले के बुर्ज दीवारों की तरफ बढ़ने लगे। शमर के रक्षकों ने देखा कि मैदान के बीचों बीच कोथ और ओफिर राज्यों के झंडे लहरा रहे थे। वहाँ सुनहरे कवच में ओफिर का राजा अम्लरस और काले कवच में कोथ का राजा स्ट्रेबोनस साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके बीच एक ऐसी डरावनी आकृति थी जिसे देखकर बड़े बड़े सूरमा भी कांप उठे थे। वो था दुबला पतला गिद्ध जैसा दिखने वाला जादूगर सोथा। हजारों भालेधारी सैनिक पिघले हुए लोहे की नदी की तरह आगे बढ़ने लगे और घुड़सवारों ने अपने झंडे लहराते हुए हमला बोल दिया। दीवारों पर खड़े मुट्ठी भर रक्षकों ने एक गहरी सांस ली, भगवान को याद किया और मरते दम तक लड़ने के लिए अपने खून से सने हथियारों को कस कर पकड़ लिया। तभी अचानक युद्ध के शोर को चीरती हुई बिगुल की आवाज़ सुनाई दी। हमला करती सेना के पीछे से घोड़ों के दौड़ने की ज़ोरदार आवाज़ आने लगी। शहर के उत्तर में जो नीची पहाड़ियाँ थीं, वहाँ से वे सैनिक जो अब तक लूटपाट कर रहे थे अपनी जान बचाकर भागते हुए निकले। उनके ठीक पीछे पहाड़ों के दर्रों से लोहे की चमकती हुई कतारें बाहर आईं। ये कवचधारी घुड़सवारों की एक विशाल फौज थी, जिसके ऊपर एक्विलोनिया का शाही शेर वाला झंडा शान से लहरा रहा था। मीनारों पर तैनात पहरेदारों के मुंह से खुशी की एक ज़ोरदार चीख निकली जो पूरे आसमान में गूंज गई। घायल योद्धाओं ने जोश में आकर अपनी तलवारें ढालों पर पटकी। शहर के भिखारी हो या अमीर व्यापारी, फटेहाल लोग हों या रेशमी कपड़ों में सजी हुई महिलाएं, सब के सब घुटनों के बल बैठ गए और खुशी के आंसुओं के साथ भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। दुश्मन राजा स्ट्रेबोनस घबराया नहीं। वो अपनी सेना को इस नए खतरे की ओर मोड़ने लगा। वो चिल्लाया, डरो मत, हमारी संख्या अभी भी उनसे ज़्यादा है। ये ज़रूर पोएटन के सैनिक होंगे। हमें पहले ही अंदाज़ा था कि ट्रोसेरो ऐसी कोई बहादुरी दिखाने की कोशिश करेगा। तभी दूसरा राजा अम्लरस हैरानी से चीख उठा, मुझे ट्रोसेरो और उसका सेनापति प्रोस्पेरो दिख रहे हैं, लेकिन उनके बीच वो कौन है? हे भगवान, हमारी रक्षा करना। स्ट्रेबोनस का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। वो तो खुद राजा कोनन है। तुम पागल हो गए हो, जादूगर सोथा बुरी तरह चौंकते हुए चिल्लाया। कोनन को तो कई दिन पहले काल कोठरी में उस राक्षस ने खा लिया होगा। लेकिन तभी वो अचानक चुप हो गया
उसने देखा कि मैदान में उतर रही सेना के सबसे आगे एक विशाल काले घोड़े पर सुनहरे कवच में सजा एक कद्दावर योद्धा सवार था। उस शाही झंडे के नीचे कोनन को पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। सोथा के मुंह से गुस्से में किसी बिल्ली जैसी डरावनी आवाज़ निकली और उसकी दाढ़ी पर झाग आ गया। स्ट्रैबोनस ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार उस खूंखार जादूगर को इतना परेशान और डरा हुआ देखा। ये तो जादू टोना है, सोथा गुस्से में अपनी दाढ़ी नोचते हुए चीखा। वो काल कोठरी से कैसे बच निकला और इतनी जल्दी सेना लेकर यहाँ पहुँच भी गया? ये ज़रूर उस पेलियास का काम है। उस पे लानत हो। मुझे इसमें उसी का हाथ लग रहा है। काश मैंने उसे तभी मार दिया होता जब वो मेरी कैद में था। 10 साल पहले मर चुके माने जाने वाले पेलियस का नाम सुनते ही दोनों राजा स्ट्रैबोनस और अम्बरस सन्न रह गए। अपने सेनापतियों के चेहरे पे खौफ देखकर पूरी सेना में डर फैल गया। सबने पहचान लिया कि सामने काले घोड़े पर सवार योद्धा और कोई नहीं, खुद राजा कोनन है। सोथा ने समझ लिया कि उसके सैनिक अंधविश्वास और डर के मारे हार मान सकते हैं, इसीलिए उसका चेहरा गुस्से से भयानक हो गया। हमला करो, वो पागलों की तरह अपनी दुबली बाहें लहराते हुए चिल्लाया। हमारी संख्या अब भी उनसे ज़्यादा है। इन कुत्तों को कुचल डालो। आज रात हम शमर शहर की बर्बादी का जश्न मनाएंगे। फिर उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपने खूंखार सर्प देवता सेट को पुकारा, जिसे देखकर स्ट्रैबोनस भी कांप उठा। सोथा ने कसम खाई, हे सेट, हमें जीत दिलाओ और मैं तुम्हें शमर की 500 कुंवारी लड़कियों की बलि चढ़ाऊंगा। इसी बीच कोनन की सेना मैदान में उतर चुकी थी। भारी कवच वाले घुड़सवारों के साथ एक और फौज भी आई थी, जो मजबूत टट्टुओं पर सवार थी। वे सैनिक अपने टट्टुओं से उतरे और पैदल ही अपनी कतारें बना ली। ये बोस्निया के माहिर तीरंदाज थे और उनके साथ गुंडरलैंड के ताकतवर भालाधारी सैनिक थे, जिनके सुनहरे बाल उनकी लोहे की टोपियों के नीचे से साफ दिख रहे थे। राजधानी लौटने के बाद कोनन ने बहुत कम वक्त में एक मिली जुली लेकिन ताकतवर सेना तैयार की। उसने सबसे पहले तामार शहर की दीवारों पर तैनात उन सैनिकों को काबू में किया जो जनता को परेशान कर रहे थे और उन्हें जबरन अपनी फ़ौज में शामिल कर लिया। उसने अपने वफादार साथी ट्रोसेरो को वापस बुलाने के लिए संदेश भेजा। दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए उसने रास्ते में पड़ने वाले हर गांव और किले से अनुभवी सैनिकों और घोड़ों को इकट्ठा किया। भले ही कोनन की ये सेना दुश्मन के मुकाबले छोटी थी, लेकिन इसके सैनिक लोहे की तरह मजबूत और वफादार थे। कोनन की सेना का ढांचा कुछ इस तरह था। घुड़सवार 1972 वंश शूरवीर, इनमें से ज़्यादातर पोइटानिया के वफादार योद्धा। पैदल सेना 5000 अनुभवी तीरंदाज और 4000 भालाधारी सैनिक। ये छोटी सी फौज बड़े अनुशासन के साथ आगे बढ़ी। सबसे आगे तीरंदाज, उनके पीछे भालाधारी और सबसे अंत में शूरवीर योद्धा। दूसरी तरफ दुश्मन सेनापति अरबानस ने अपनी विशाल सेना को आगे बढ़ाया, जो लोहे के चमकते समंदर जैसी लग रही थी। शमर शहर की दीवारों पर खड़े रक्षक उस भारी भरकम फौज को देखकर कांप उठे। दुश्मन की योजना साफ थी। पहले अपने पैदल सैनिकों और माहिर शेमिटिश तीरंदाजों से कोनन की पैदल सेना को ख़त्म करना और फिर अपनी विशाल घुड़सवार फौज से कोनन के शूरवीरों को कुचल देना। मैदान में जंग शुरू होते ही शेम के तीरंदाजों ने करीब 500 गज की दूरी से तीरों की ऐसी बौछार की कि आसमान में सूरज भी छिप गया। दूसरी तरफ कोनन के वफादार बोस्नियन तीरंदाज थे, जो सदियों से खतरनाक कबीलों से लड़कर माहिर बने थे। वे निडर होकर आगे बढ़े। हालांकि उनकी संख्या कम थी, लेकिन उनके कवच मजबूत थे और उनका निशाना अचूक था। जब बोस्नियनों ने अपने तीर छोड़े तो शेम के हल्के कवच वाले योद्धा गाजर मूली की तरह कटने लगे। वे भारी कवच वाले बोस्नियनों की मार झेल नहीं पाए और मैदान छोड़कर भागने लगे। उनके भागने से उनके पीछे खड़े कोथ के भालाधारी सैनिकों की कतारें भी बिखर गईं। अब कोथ के इन सैनिकों को बचाने के लिए कोई तीरंदाज नहीं बचा था। वे बोस्नियनों के तीरों का आसान शिकार बन गए और सैकड़ों की गिनती में मारे जाने लगे। इसके बाद कोनन के गुंडरमैन भालाधारियों ने उन पर धावा बोल दिया। ये गुंडरमैन उत्तरी इलाके के रहने वाले सबसे शुद्ध नस्ल के योद्धा थे, जो पैदा ही युद्ध के लिए हुए थे। उनके भयानक हमले के सामने कोथ के सैनिक टिक नहीं सके और पूरी तरह टूटकर पीछे हट गए। अपनी पैदल सेना को पीछे हटते देख राजा स्ट्रैबोनस गुस्से से पागल हो गया और उसने पूरी ताकत के साथ हमले का आदेश दे दिया। उसके सेनापति अरबानस ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने समझाया कि कोनन के तीरंदाज और शूरवीर बहुत मजबूत स्थिति में हैं, इसीलिए अभी सीधा हमला करना ठीक नहीं होगा। अरबानस चाहता था कि वे पीछे हटने का नाटक करें ताकि कोनन की सेना अपनी सुरक्षित जगह छोड़कर बाहर आ जाए, लेकिन स्ट्रैबोनस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी हज़ारों की सेना को देखा और फिर कोनन के मुट्ठी भर सैनिकों को घूरा और सेनापति को फौरन आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया। सेनापति ने हार मानकर अपनी कुल देवी को याद किया और युद्ध का बिगुल बजा दिया। एक भयानक शोर के साथ हज़ारों भालों की नोकें
नीचे झुकी और दुश्मन की विशाल सेना मैदान में सैलाब की तरह उमड़ पड़ी। घोड़ों की टापों से पूरी धरती कांपने लगी। शमर की मीनारों पर खड़े लोग सूरज की रोशनी में चमकते उन हजारों हथियारों को देखकर दंग रह गए। दुश्मन के ये घुड़सवार अपने ही पैदल सैनिकों को कुचलते हुए कोनन के तीरंदाजों की तरफ बढ़े। वे किसी तूफान की तरह गर्जना कर रहे थे और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को सूखे पत्तों की तरह उड़ा रहे थे। अगर वे 100 कदम और आगे बढ़ जाते तो वे तीरंदाजों तक पहुंचकर उनका कत्लेआम कर देते। लेकिन कोनन के बोस्नियन तीरंदाज अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। उन्होंने अपने पैर जमाए और तीरों को कान तक खींचकर एक साथ हमला किया। हवा उन तीरों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी जो दुश्मन के शरीर और लोहे के कवच को चीरते हुए निकल रहे थे। दुश्मन के घुड़सवारों की पहली कतार पूरी तरह बिखर गई। तीरों से छलनी होकर घोड़े और सैनिक एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। सेनापति अरबानस के गले में तीर लगा और वह नीचे गिर पड़ा, जहां उसके अपने ही घोड़े के खुरों से उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। पूरी दुश्मन सेना में भगदड़ मच गई। राजा स्ट्रैबोनस कुछ चिल्ला रहा था और अमरस कुछ और, लेकिन किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। सैनिकों के मन में कोनन को जिंदा देखकर जो डर बैठा था, उसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। जब दुश्मन की फौज इस अफरा तफरी में फंसी थी, तभी कोनन के बिगुल गूंज उठे। उसके तीरंदाज रास्ते से हट गए और उनके बीच से एक्विलोनिया के खूंखार बख्तरबंद शूरवीर बिजली की तरह बाहर निकले। ये हमला इतना ज़ोरदार था जैसे कोई भयानक भूकंप आया हो, जिससे शमर की मीनारें तक हिल गईं। दुश्मन की बिखरी हुई फौज लोहे की उस दीवार जैसे हमले को नहीं झेल सकी। कोनन के पोएटेनियन शूरवीरों ने अपने लंबे भालों से दुश्मन की कतारों को चीर दिया और अपनी भारी दोधारी तलवारें लहराते हुए उनके बीचों बीच जा घुसे। हथियारों के आपस में टकराने की आवाज़ ऐसी थी मानो लाखों हथौड़े एक साथ किसी लोहे पे बज रहे हों। दीवारों पर खड़े लोग इस शोर से लगभग बहरे हो गए थे। वे बस फटी आंखों से लोहे के उस बवंडर को देख रहे थे जहां धूल के गुबार उठ रहे थे, तलवारें चमक रही थीं और राज्यों के झंडे मिट्टी में मिल रहे थे। राजा अमलरस मारा गया। प्रोस्पेरो की भारी तलवार ने उसके कंधे की हड्डी के 2 टुकड़े कर दिए और वह गिरकर घोड़ों के खुरों के नीचे कुचला गया। दुश्मन की संख्या कोनन के 1900 योद्धाओं से कहीं ज़्यादा थी और उन्होंने कोनन की सेना को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन कोनन के योद्धा एक मजबूत समूह बनाकर दुश्मन की फौज को चीरते हुए अंदर घुसते जा रहे थे। कोथ और ओफिर के सैनिक उन पर हमला तो कर रहे थे, लेकिन वे कोनन की इस लोहे की दीवार को तोड़ नहीं पाए। इधर कोनन के तीरंदाजों और भालाधारियों ने दुश्मन की पैदल सेना को खदेड़ दिया था। अब वे मुख्य लड़ाई के मैदानों में कूद पड़े। वे भागते हुए घोड़ों के पास पहुंच जाते और उनके पेट पर चाकुओं से वार करते या अपने लंबे भालों से सवारों को नीचे गिरा देते। अपनी सेना के सबसे आगे खड़ा कोनन युद्ध की भयंकर गर्जना कर रहा था। उसकी विशाल तलवार बिजली की तरह घूम रही थी, जिसके सामने दुश्मन की लोहे की टोपियां और कवच कागज़ की तरह कट रही थे। वह अकेला ही दुश्मनों के झुंड को चीरता हुआ सीधा आगे बढ़ गया। कोथ के शूरवीरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, जिससे वो अपने साथियों से अलग हो गया। लेकिन कोनन किसी तूफान की तरह प्रहार कर रहा था। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो कोथ के राजा स्ट्रैबोनस के बिल्कुल करीब नहीं पहुंच गया। यहाँ युद्ध एक नाजुक मोड़ पे था। स्ट्रैबोनस के पास अभी भी बहुत बड़ी सेना थी और वो अपनी संख्या के दम पे हारी हुई बाजी जीत सकता था। जैसे ही कोनन ने अपने दुश्मन को सामने देखा, वो दहाड़ उठा। राजा स्ट्रैबोनस ने भी अपनी कुल्हाड़ी से कोनन पर जोरदार वार किया। कुल्हाड़ी कोनन के हेलमेट पर इतनी ज़ोर से लगी कि चिंगारियाँ निकल आईं और कोनन एक पल के लिए लड़खड़ा गया। लेकिन अगले ही पल सिमेरियन योद्धा कोनन ने पलट कर वार किया। उसकी 5 फुट लंबी तलवार ने स्ट्रैबोनस के हेलमेट और सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। स्ट्रैबोनस का बेजान शरीर घोड़े से नीचे गिर पड़ा। राजा को मरता देख दुश्मन सेना में चीख पुकार मच गई। वे डर के मारे पीछे हटने लगे। इसी बीच ट्रोसेरो और उसके सैनिक लड़ते हुए कोनन तक पहुंच गए और कोथ का शाही झंडा धूल में मिला दिया। तभी दुश्मन सेना के पीछे से एक और भयानक शोर उठा। शमर शहर के रक्षकों ने, जो अब तक दीवारों के भीतर थे, हिम्मत जुटाकर बाहर हमला कर दिया। उन्होंने घेराबंदी करने वाले सैनिकों को काट डाला, उनके तंबुओं में आग लगा दी और उनकी बड़ी बड़ी मशीनों को तबाह कर दिया। यह दुश्मन के लिए आखिरी चोट थी। उनकी विशाल सेना मैदान छोड़कर भागने लगी और कोनन के सैनिक उनका पीछा करते हुए उन्हें गाजर मूली की तरह काटने लगे। भागते हुए सैनिक नदी की तरफ दौड़े, लेकिन नावों पर सवार उनके सैनिकों ने उन्हें डूबता छोड़ दिया और खुद जान बचाकर भाग निकले। कुछ सैनिकों ने नावों के पुल से नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन शमर के लोगों ने रस्सियां काट दी और पुल बीच से टूट गया। अब ये युद्ध नहीं बल्कि एक तरफा कत्लेआम था। हजारों दुश्मन सैनिक या तो नदी में डूबकर मर गए या किनारे पर मार दिए गए।
उन्होंने किसी पे दया नहीं की थी, इसीलिए आज उन्हें भी कोई दया नहीं मिली। पहाड़ियों की तलहटी से लेकर टाइबोर नदी के किनारे तक पूरा मैदान लाशों से भर गया था। नदी का पानी खून से लाल हो चुका था और उसमें अनगिनत शव तैर रहे थे। कोनन के साथ आए 1900 जाबाजों में से मुश्किल से 500 ही जिंदा बचे थे और पैदल सैनिकों का भी भारी नुकसान हुआ था। लेकिन राजा स्ट्रैबोनस और अम्लरस की वो घमंडी सेना अब पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। मरने वालों के मुकाबले भागने वाले बहुत कम थे। नदी के पास कत्लेआम अभी भी चल रहा था, लेकिन दूर मैदान में इस खूनी खेल का आखिरी हिस्सा अभी बाकी था। नावों का पुल टूटने से ठीक पहले सोथा उसे पार करने में कामयाब रहा। वह एक अजीब और दुबले पतले घोड़े पर सवार था, जो किसी भी आम घोड़े से कहीं तेज़ हवा की तरह दौड़ रहा था। अपने और दुश्मन के सैनिकों को बेरहमी से कुचलते हुए वो दक्षिणी किनारे पर पहुंच गया। जब सोथा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। एक विशाल काले घोड़े पे सवार कोनन काल की तरह उसका पीछा कर रहा था। रस्सियां कट चुकी थीं और नावें नदी में अलग अलग बह रही थीं, लेकिन कोनन नहीं रुका। उसने अपने घोड़े को एक नाव से दूसरी नाव पर वैसे ही कुदाया जैसे कोई इंसान तैरती हुई बर्फ़ के टुकड़ों पर छलांग लगाता है। सोथा ने उसे कोसते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन कोनन के घोड़े ने एक आखिरी ज़ोरदार छलांग लगाई और दक्षिणी तट पे जा पहुंचा। अब सामने खाली मैदान था। आगे जादूगर अपनी जान बचाकर भाग रहा था और पीछे हाथ में खून से सनी तलवार लहराते हुए राजा कोनन उसे मौत देने के लिए तेज़ी से बढ़ रहा था। शिकारी और शिकार दोनों तेज़ी से भागते रहे। कोनन का काला घोड़ा अपनी पूरी जान लगा रहा था, लेकिन वो उस जादुई घोड़े से एक कदम भी आगे नहीं निकल पा रहा था। वे सूर्यास्त के धुंधलके और डरावनी परछाइयों के बीच तब तक दौड़ते रहे जब तक कि पीछे हो रहे कत्लेआम का शोर शांत नहीं हो गया। तभी आसमान में एक छोटा सा बिंदु दिखाई दिया। जैसे जैसे वो पास आया वो एक विशाल चील में बदल गया। उस चील ने आसमान से झपट्टा मारकर सोथा के घोड़े के सिर पर हमला कर दिया। घोड़ा डर के मारे चीखा और उछल पड़ा, जिससे सोथा ज़मीन पे गिर गया। बूढ़ा सोथा उठा और अपने पीछे आने वाले कोनन नाम के काल का सामना किया। उसकी आंखें किसी पागल सांप की तरह चमक रही थी और उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं बल्कि एक डरावने मुखौटे जैसा लग रहा था। उसके दोनों हाथों में कुछ चमकती हुई चीज़ें थीं। कोनन समझ गया कि उन मुट्ठियों में जादुई मौत छिपी है। राजा कोनन अपने घोड़े से नीचे उतरा और धीरे धीरे अपने दुश्मन की तरफ बढ़ने लगा। उसके कवच की खड़खड़ाहट सन्नाटे को चीर रही थी और उसकी विशाल तलवार ऊपर उठी हुई थी। जादूगर, हम फिर मिल गए, कोनन ने खूंखार मुस्कान के साथ कहा। दूर रहो, सोथा किसी भूखे सियार की तरह चिल्लाया। मैं तुम्हारे शरीर से मांस नोच लूँगा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। अगर तुम मुझे टुकड़ों में भी काट दोगे तो मेरे मांस और हड्डी के टुकड़े फिर से जुड़ जाएंगे और तब तक तुम्हारा पीछा करेंगे जब तक तुम ख़त्म नहीं हो जाते। मुझे पता है कि ये सब उस पेलियास की चाल है, लेकिन मैं तुम दोनों को चुनौती देता हूँ। मैं सोथा हूँ, जिसका पिता खुद। सोथा की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि कोनन बड़ी सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी नज़रें दुश्मन की हर हरकत पर थीं और हाथ में तलवार चमक रही थी। अचानक सोथा ने अपना दाहिना हाथ घुमाया, लेकिन कोनन फुर्ती से नीचे झुक गया। उसके हेलमेट के पास से कोई जादुई चीज़ गुजरी और पीछे धमाके के साथ फटी, जिससे वहाँ की रेत भी जमकर काली पड़ गई। इससे पहले कि सोथा अपने दूसरे हाथ से कोई और जादू कर पाता, कोनन की तलवार बिजली की तरह चली और जादूगर की पतली गर्दन को काट दिया। सोथा का सिर धड़ से अलग हो गया और खून की धार फूट पड़ी। उसका शरीर लड़खड़ा कर गिर गया, लेकिन नज़ारा अभी भी खौफनाक था। कटे हुए सिर की काली आंखें अभी भी कोनन को घूर रही थी और उसके होंठ काँप रहे थे। शरीर के हाथ ज़मीन पर अपने कटे हुए सिर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक आसमान से वही विशाल चील झपटी जिसने सोथा के घोड़े को गिराया था। उसने अपने मजबूत पंजों में सोथा का टपकता हुआ सिर दबोचा और आसमान की तरफ उड़ गई। कोनन ये देख के दंग रह गया कि उस चील के गले से जादूगर पेलियास की हंसी सुनाई दे रही थी। फिर एक दिल दहला देने वाला दृश्य दिखा। सोथा का वो बिना सिर वाला शरीर रेत से उठा और कांपती टांगों के साथ अजीब तरीके से भागने लगा। उसके हाथ आसमान में उस उड़ते हुए चील की तरफ फैले हुए थे, जो अब एक छोटा सा बिंदु बन चुका था। कोनन बुत बनकर खड़ा रहा और तब तक देखता रहा जब तक वो बिना सिर वाला शरीर धुंध में गायब नहीं हो गया। कोनन ने गहरी सांस ली और अपने मजबूत कंधे उचकाते हुए कहा, क्रोम की कसम, इन जादूगरों और उनके आपसी झगड़ों पर लानत हो। पेलियास ने मेरी मदद ज़रूर की है, पर सच कहूँ तो मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहता।
मुझे बस एक सीधी तलवार और एक साफ दुश्मन चाहिए जिसे मैं अपनी ताकत से हरा सकूं। धिक्कार है, इस वक्त मैं एक बोतल शराब के लिए कुछ भी दे सकता हूं। समाप्त। तो दोस्तों, ये था रॉबर्ट ई हावर्ड द्वारा लिखी गई कोनन द बारबेरियन सीरीज़ का उपन्यास लाल दुर्ग का रहस्य, जिसका हिंदी अनुवाद किया है बुकबार स्टूडियोज़ ने। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगले किसी रोमांचक नावल में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।